भारतीय नागरिकता सुनने में एक बहुत ही सीधा सा शब्द लगता है ना? लेकिन इसका पूरा कानूनी ढांचा आखिर काम कैसे करता है? आज के इस विश्लेषण में हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। संविधान के शुरुआती नियमों से लेकर 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम तक के पूरे सफर को समझना, बिना किसी भटकाव के सीधे तथ्यों और कानूनी प्रावधानों पर बात करते हैं। चीजों को बिल्कुल स्पष्ट रखने के लिए आज की इस चर्चा को हम 5 हिस्सों में बांट रहे हैं। सबसे पहले संविधान और नागरिकता, फिर इसे पाने के तरीके, इसके छिन जाने के नियम, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई का गणित और अंत में 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग, संविधान और नागरिकता। देखिए, किसी भी देश की पहचान का आधार उसका संविधान ही तय करता है। 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ तो शुरुआती नागरिकों की पहचान के लिए भाग 2 के इन्हीं अनुच्छेदों यानी आर्टिकल 5 से 11 का सहारा लिया गया था। सच कहे तो यही वो नींव है जिस पर हमारी नागरिकता टिकी है। इन मूलभूत अनुच्छेदों का सार समझना काफी आसान है। जैसे आर्टिकल 5 जन्म और वंश के आधार पर नागरिकता की बात करता है, लेकिन यहां सबसे दिलचस्प है आर्टिकल 9 जो दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप पर सीधे सीधे रोक लगाता है। मतलब अगर स्वेच्छा से किसी विदेशी पासपोर्ट को अपनाया तो उसी क्षण भारतीय नागरिकता खत्म। और हां, आर्टिकल 10 ये पक्का करता है कि एक बार नागरिकता मिल गई तो अधिकार निरंतर बने रहेंगे। अब उस दौर को याद कीजिए जब देश का विभाजन हुआ था, दोनों तरफ से भारी पलायन हो रहा था, जो एक बहुत बड़ी कानूनी चुनौती थी। और इन दोनों आर्टिकल्स ने इसे बहुत ही शानदार तरीके से संभाला। आर्टिकल 6 उन लोगों के अधिकारों की बात करता है जो पाकिस्तान से भारत आए थे। वहीं आर्टिकल 7 एक बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए है, उन लोगों के लिए जो पहले पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में पक्के तौर पर भारत लौट आए। अब आते हैं आर्टिकल 11 पर, जो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पुल है। संविधान बनाने वालों को मालूम था कि भविष्य में नई चुनौतियां आएंगी और नए नियमों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उन्होंने संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का सबसे ऊंचा यानी सर्वोच्च अधिकार दे दिया। दूसरा भाग, नागरिकता प्राप्ति के तरीके। उसी आर्टिकल 11 की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया और इसके तहत भारत की नागरिकता पाने के ठीक 5 कानूनी तरीके तय किए गए। ये 5 का नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए इन 5 तरीकों को फटाफट देखते हैं। पहला है जन्म से, यानी भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर जन्म लेना। दूसरा है वंश से, जहां जन्म तो विदेश में हुआ हो लेकिन माता पिता भारतीय हों। तीसरा पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन है, जिसके लिए आमतौर पर 7 साल भारत में रहना जरूरी है। चौथा है प्रकृतिकरण या नेचुरलाइजेशन। ये उन पात्र विदेशियों के लिए है जिन्हें 12 साल के लंबे निवास की आवश्यकता होती है। और पांचवा है क्षेत्र का सम्मेलन। मतलब अगर कोई नया भूभाग भारत का हिस्सा बनता है तो वहां के लोग खुद ब खुद नागरिक बन जाते हैं। तीसरा भाग, नागरिकता कैसे समाप्त होती है। अब जैसे नागरिकता पाने के स्पष्ट कानून हैं, वैसे ही उसे खोने के भी कड़े नियम हैं। पाने के 5 तरीके थे तो नागरिकता छिनने या समाप्त होने के ठीक 3 वैधानिक तरीके हैं। ये 3 रास्ते कुछ इस तरह हैं। पहला है त्याग, जब कोई अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ने का ऑफिशियल डिक्लेरेशन करता है। दूसरा है समापन, याद है आर्टिकल 9, बस वही, विदेशी नागरिकता लेते ही भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म। और तीसरा है वंचन, जिसका मतलब है सरकार का नागरिकता छीन लेना। ये तब होता है जब कोई धोखाधड़ी करे, देश के प्रति निष्ठा ना दिखाए या फिर लगातार 7 साल से ज्यादा समय तक विदेश में ही रह रहा हो। चौथा भाग, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। इन 3 शब्दों को लेकर अक्सर काफी कंफ्यूजन रहता है, तो आइए इसे बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। एनआरआई पूरी तरह से भारतीय नागरिक होते हैं, उनके पास भारत का ही पासपोर्ट होता है। पीआईओ वो विदेशी नागरिक होते हैं जो भारतीय मूल के हैं और इन्हें भारत आने के लिए वीजा चाहिए होता है। हालांकि 2015 में पीआईओ कैटेगरी को ओसीआई में ही मिला दिया गया था। अब आते हैं ओसीआई पर। ये भी विदेशी नागरिक ही हैं, लेकिन इन्हें भारत में आजीवन बिना वीजा के प्रवेश मिलता है। बस एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली है कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स को भारत में वोट देने या सरकारी नौकरी पाने का कोई अधिकार नहीं होता। 5वां भाग, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अब बात करते हैं सबसे अद्यतन कानूनी बदलाव की, यानी सीएए की। तथ्यों पर गौर करें तो ये अधिनियम खास तौर पर 3 देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए विशिष्ट समुदायों पर लागू होता है। इसमें 6 समुदाय शामिल हैं: हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई।
इसके लिए जो सटीक कट ऑफ डेट तय की गई है वो है 31 दिसंबर 2014। यानी जो लोग इन 6 समुदायों से हैं, इन 3 देशों से आए हैं और इस तारीख या उससे पहले भारत आ गए थे, उन्हें नागरिकता दी जा सकती है। सबसे बड़ा कानूनी बदलाव ये है कि अब उन्हें भारत में अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इस पूरे संशोधन में जो सबसे अहम प्रक्रियात्मक बदलाव हुआ है वो समय सीमा का है। हमने देखा था कि प्राकृतिकरण से नागरिकता पाने के लिए आमतौर पर लंबी अवधि चाहिए होती है, जो पिछली आवश्यकता के अनुसार 11 वर्ष थी। लेकिन 2019 के इस संशोधन ने उन विशिष्ट चिन्हित समूहों के लिए इस निवास की शर्त को घटाकर मात्र 5 वर्ष कर दिया है। तकनीकी तौर पर यही इस अधिनियम का सबसे मुख्य कानूनी सार है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए सोचने के लिए एक बड़ा सवाल सामने आता है। जैसा कि हमने शुरू में देखा था, आर्टिकल 11 संसद को नागरिकता कानूनों में बदलाव की सर्वोच्च शक्ति देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि नागरिकता कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि समय के साथ विकसित होने वाली एक गतिशील व्यवस्था है। ऐसे में ये सोचना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले भविष्य में होने वाले भू राजनीतिक बदलावों के बीच भारत की नागरिकता के नियम और क्या नया आकार ले सकते हैं। इसी सवाल के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।